मॉर्निंग फ्रेंड टू ऑल ऑफ यू। प्रज्ञान आईएएस में आपका स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करूंगा एक नया टॉपिक। कल मैंने जो आपके पास टॉपिक डाला था, यानी कि आज मैंने वीडियो बनाने के लिए आपको बोला था शाम, तो आज वहीं से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यानी कि जो हमने लास्ट लेक्चर दिया था आपको, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था राज्य, प्रांत और देश राष्ट्र के अंदर संबंधों को। वहीं उसमें एक शब्द आया था राज्य। राज्य के स्तर पर हमको यह देखना होगा कि राज्य किन तत्वों से मिलकर बना होता है, और उसी के साथ साथ मैंने 4 तत्व उसके अंदर पढ़ाए थे आपको: भूभाग, निश्चित और जनता, उसी के साथ साथ संप्रभुता और एक सरकार। तो सरकार के स्तर पर हमको पढ़ना होगा कि सरकार किन 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। उसी को आज हम समझेंगे कि सरकार के अंदर कौन कौन से बिंदु और कौन कौन से आयाम होती हैं, किस तरीके से सरकार का क्रियान्वयन होता है और कैसे नियम कानून संसद के अंदर कौन किसको अधिकार क्या होता है। तो वह सभी आज हम सरकार के अबाउट पढ़ेंगे। तो कॉपी और पेन निकालिएगा आप अपना, और पूरा का पूरा फॉर्मेट उतारते हुए चलिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत आते हैं यहाँ से पीटी के स्तर पर भी और मेंस के स्तर पर तो आएंगे ही, क्योंकि मैं जिस तरीके से फॉर्मेट बनवाऊंगा, अगर आपने पूरा सिनॉप्सिस माइंड में सेटअप अपने बैठा लिया तो यानी कि उसको विस्तार से और क्रमवाइज उसी तरीके से पैरा बनाकर आप मेंस के स्तर पर प्रश्न का उत्तर लिखने में सफल हो पाएंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। राज्य किन 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, यानी कि निश्चित भूभाग और जनता। एक पढ़ा था हमने इसमें सरकार, यहाँ लिखो सरकार, यहाँ पर लिखो जनता, फॉर्मेट बनाएंगे फिर उसी तरीके से सरकार। और एक हमने पढ़ा था संप्रभुता। तो ये जो संप्रभुता पढ़ा था, देखो निश्चित भूभाग आपको पता है, जनता आप और हम सभी क्या है जनता। सरकार के अबाउट हमको आज पढ़ना है। संप्रभुता मैंने कल बता दिया था कि आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाह्य रूप से स्वतंत्रता, यानी कि वही संप्रभुता कहलाती है। सिंपल सी, सबसे सिंपल डेफिनेशन है। बुकों में देखोगे समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहा है आखिरकार। इस शब्द की मैंने इंपोर्टेंस भी बता दी, क्योंकि ये हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ शब्द है। तो इसीलिए जो भी शब्द प्रियम्बल में है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शब्द बन जाता है। वहीं लास्ट ईयर इससे एक प्रश्न भी आया था। तो देखो अब सरकार आज हमको पढ़नी है। ये तीनों तत्वों के बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी लास्ट लेक्चर में। तो आज हमको बेसिकली सरकार पढ़नी है। सरकार किन 3 तत्वों से मिलकर बनी है, देखो सरकार, कार्य विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो देखो वनडे एग्जाम में क्या पूछता है, या पीसी प्री के अंदर, कि सरकार किन 3 चीजों से मिलकर बनी है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये तीनों क्या है, सरकार के एक अंग के रूप में है। तो सरकार के अंगों का नाम हो गया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब यह देखना होगा कि कार्यपालिका किन चीजों से मिलकर बनती है, विधायिका किन चीजों से मिलकर बनती है, और न्यायपालिका तो अलग से है ये। तो देखो कई बार पूछ लेता है कि विधायिका का कार्य क्या है। विधायिका का कार्य नियम कानून को बनाना। वहीं कार्यपालिका का कार्य क्या है, उन नियम कानूनों का क्रियान्वयन करना और उनमें औचित्य अनौचित्य, यानी कि औचित्य है या अनुचित्य है, यानी कि सही है या गलत है, उसका निर्धारण करना न्यायपालिका का कार्य है। उसी तरीके से अगर कोई नियम और कानून का उल्लंघन करता है तो दंड देने का कार्य भी न्यायपालिका है। उसी स्तर पर अगर कार्यपालिका स्वयं भी किसी नियम और कानून का उल्लंघन करती है तो उसको काउंटर हमारी न्यायपालिका ही करती है। उसी तरीके से अगर विधायिका कोई गलत कानून बना देती है, या सरकार अपने स्वार्थ के अंदर किसी बिंदु को रखते हुए कानून को लेकर आती है, और कोई भी व्यक्ति जाकर सुप्रीम कोर्ट को या तो बता सकता है या स्वतः संज्ञान लेकर ही उसको प्रतिबंधित कर देती है। यही सेपरेशन ऑफ पावर का एक सिद्धांत भी है, यानी कि एक दूसरे को काउंटर करती है संस्थाएं। तो इसीलिए देखो यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का कार्य पढ़ते हैं, विधायिका क्या है क्या नहीं है। तो विधायिका देखो, विधायिका का कार्य क्या हुआ, कानून बनाना। तो इस यह 2 स्तरों पर होती है, एक तो केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। इसी तरीके से कार्यपालिका के भी 2 पार्ट होते हैं, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर।
ठीक। तो कार्य विधायिका जो होती है केंद्र स्तर पर, क्या इसकी दो पार्ट होते हैं, यानी कि किन किन से मिलकर बनी होती है विधायिका केंद्र स्तर पर, राज्यसभा और लोकसभा। इसी तरीके से राज्य स्तर पर देखो, राज्य स्तर पर होती है विधानमंडल, विधानमंडल, और विधानमंडल भी दो स्तरों पर फिर विभाजित होकर होता है, किसी किसी राज्य में तो एक ही। तो देखो, एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधान सभा। तो यानी कि विधायिका समझो कानून बनाने का, क्योंकि हमारे क्या है संघीय मॉडल, तो हमारे यहाँ राज्य भी साथ साथ नियम कानून बनाता है, उसी के साथ साथ केंद्र भी, केंद्र के स्तर पर केंद्रीय सूची पर कानून बनाता है, राज्य राज्य सूची पर कानून बनाता है। एक हमारे यहाँ कॉन्करेंट लिस्ट के यानी कि समवर्ती सूची भी है, उस पर दोनों को कानून बनाने का केंद्र विधायिका और राज्य विधायिका दोनों को अधिकार है। अगर आपस में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए तो केंद्र का कानून मान्य होता है, यानी कि हमारे यहाँ अपनी अपनी सूची पर तो दोनों कार्य के तहत कानून बनाते हैं, राज्य भी बनाता है और केंद्र सूची पर कानून बनाता है। वहीं एक हमारे यहाँ समवर्ती सूची भी दी हुई है, उस पर राज्य भी कानून बनाता है और केंद्र भी कानून बनाता है। अगर आपस में विवाद हो जाए तो कानून किसका मान्य होगा, तो मैक्सिमम कानून किसका मान्य होगा, केंद्र सरकार का। तो अब देखो, एक राज्यसभा हुई, एक लोकसभा हुई, केंद्र स्तर पर विधायिका के ऑर्गन में। तो यानी कि जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन भी बोला जाता है और इसको निम्न सदन भी। यहाँ से प्रश्न आते, ध्यान रखना। इसका चुनाव कैसे होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। देखो, राज्यसभा का चुनाव यानी कि जो इसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। वहीं इसका चुनाव कैसे होता है, यानी कि लिख लो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। और इसका चुनाव कैसे होता है, डायरेक्ट चुनाव, ठीक, प्रत्यक्ष चुनाव। यहाँ हम अपने जनप्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। तो जैसे आप उत्तराखंड या हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से जैसे हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, अभी वो विधायिका के पार्ट के साथ साथ कौन किस चीज़ के पार्ट है, यानी कि वह अभी कार्यपालिका के पार्ट है, क्योंकि उनके पास एचआरडी मिनिस्ट्री है। तो इसी तरीके से हमने उनको डायरेक्ट चुना है, और उनको डायरेक्ट चुना है तो वो किसके सदस्य बने थे, लोकसभा के। और लोकसभा के सदस्य बने तो वह विधायिका से निकलकर अब कहाँ चले गए, कार्यपालिका में। तो हर व्यक्ति जिज्ञासा रखता है, जब विधायिका का पार्ट बन जाता है उसका नज़र हमेशा रहती है कि मैं क्यों ना कार्यपालिका का सदस्य बन जाऊं, क्योंकि कार्यपालिका की हम पढ़ेंगे कि इसका सदस्य बनने पर क्या व्यक्ति के पास शक्तियां आ जाती हैं और कैसे उसका कार्यभार बढ़ जाता है। तो देखो, इसका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि हमारे जनप्रतिनिधि जिनको हम चुनते हैं वह इनके व्यक्तियों को, एमपी को चुनते हैं। तो यानी कि इनडायरेक्ट चुनाव हुआ। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं और राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में ही हमारे यहाँ राज्यसभा में सदस्य आते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका के जैसे हमारे यहाँ सदस्य नहीं आते, क्योंकि महासीनेट के अंदर हर राज्य से 2 सदस्य आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जनता की जनसंख्या के अनुसार ही मेंबर आते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ अलग अलग राज्य से अलग अलग एमपी आते हैं और उनकी वोट का वैल्यू भी एक तरीके से देखा जाए तो उसमें भी कहीं कहीं भिन्नता दिखाई पड़ती है। वह मैं आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव के स्तर पर विधायकों की वोट का मूल्य अलग अलग होता है और एमपी की वोट का मूल्य क्या होता है। यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसकी एक अलग से इलेक्शन बनाएंगे। तो देखो, राज्यसभा हुई, विधायिका का पार्ट, विधायिका का किस विधायिका का, केंद्र स्तर पर विधायिका का। तो यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर क्या बनी, विधायिका। और इन्हीं के साथ अगर यहाँ पे राष्ट्रपति को भी ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगी, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तो इसको बोलते हैं संसद, यानी कि पार्लियामेंट। तो अभी यहाँ हम नहीं लिखेंगे राष्ट्रपति साहब को, यानी कि अगर यहाँ लिख दिया जाए लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट। बट अभी देखो, इसी तरीके से राज्यसभा मतलब राज्य, और राज्य के अंदर विधानमंडल, विधानमंडल के अंदर विधान परिषद और विधानसभा। तो आपने देखा होगा, एक बात इधर भी देख लो और उधर भी समझा देंगे। विधानसभा को उच्च सदन बोला क्यों जाता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला क्यों जाता है। प्रश्न पूछ लेता है इंटरव्यू में, कभी बार पूछा हुआ प्रश्न है कि
लोकसभा और राज्यसभा को देखो बुक दुनिया भर की स्टूडेंट पढ़ के जाता है, जब मेंस के स्तर पर इतना कुछ पढ़ लेता है, लेकिन प्रश्न वहाँ कभी ये दिमाग में ही नहीं आता कि क्या इतना सिंपल चीज़ पूछ लेगा, और इसको बच्चे स्किप कर जाता है। कई लोग तो इसी में साफ हो जाते हैं कि ये लोकसभा और राज्यसभा उच्च और निम्न का क्या आपस में इनमें कॉम्पिटिशन है। देखो अंतर स्पष्ट है। लोकसभा के अंदर निम्न सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ कम एज के व्यक्ति आते हैं, और राज्यसभा के यहाँ राज्यसभा में जो हमारे यहाँ एज रखी हुई है वो 30+ है, तो इसलिए यहाँ उच्च सदन के मेंबर जो बनते हैं वह उच्च एज के होते हैं एज कम्पेयर टू लोकसभा, तो इसीलिए उसको उच्च सदन बोलते हैं क्योंकि वो मैच्योर व्यक्तियों का सदन है, तो इसीलिए कहते हैं वहाँ अधिक मैच्योर आते हैं, और मैच्योर इसलिए आते हैं क्योंकि एज अधिक होती है। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा कि मैच्योरिटी ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू एज, तो इसीलिए यहाँ कौन आते हैं अधिक एज के, इसीलिए इसको बोलते हैं उच्च सदन, यानी कि उच्च लोगों का सदन। इसी तरीके से यहाँ देखो निम्न सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ एज फैक्टर चुनाव लड़ने के लिए बहुत कम है, 25 वर्ष, तो इसीलिए जो MP होता है वो इसीलिए उसको बोलते हैं निम्न सदन। जो लोकसभा में आते हैं मेंबर उन्हीं को मिलकर जो बनती है उसको निम्न सदन भी बोला जाता है। इसका डायरेक्ट चुनाव होता है, इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसको उच्च सदन बोलते हैं, इसको निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों का कार्य क्या है, कानून बनाना, और राष्ट्र में राष्ट्रपति जी के पास जाता है और फिर वह साइन कर देना है तो कानून बन जाता है। अब देखो राज्य के स्तर पर भी इसी तरीके से विधानमंडल के 2 पार्ट, विधान परिषद और विधानसभा। किसी किसी राज्य में केवल विधानसभा होती है, जैसे उत्तराखंड में अभी विधानसभा है, विधान परिषद यहाँ नहीं है, लेकिन वहीं तुम देखोगे महाराष्ट्र जैसे या यूपी जैसे कुछ राज्यों में विधान परिषद प्लस विधानसभा दोनों साथ साथ चलती है, यानी कि विधानमंडल के दोनों ऑर्गन है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जनता उनको चुनती है, यानी कि MLA को, तो इसी तरीके से इसको भी उच्च सदन बोला जाता है, इसी तरीके से इसको निम्न सदन बोला जाता है। उसी स्तर पर क्या होता है कि एज के स्तर पर भी इनमें डिफरेंस होता है, उसी वजह से इसको उच्च सदन और इसको निम्न सदन बोला जाता है। दोनों का कार्य क्या है, इनका राज्य सूची के स्तर पर विधान कानून को बनाना, वहाँ केंद्र स्तर पर केंद्रीय सूची पर विधान कानून को बनाना, तो यानी कि कार्य कानून बनाना किसका काम हो गया, विधायिका का। तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास PCS के लेवल पे यहाँ से बहुत प्रश्न मिलेंगे आपको सेकंड पॉलिटी के अंदर, और पॉलिटी के अंदर अगर आपने एक बार ये फॉर्मेट ठीक से समझा हुआ होगा तो पैरा बनाकर अलग अलग टॉपिक के ऊपर, अलग अलग शब्दों के ऊपर आप एक एक पैरा को अपना फुलफिल करते हुए अपने क्वेश्चन को, आंसर को ठीक से प्रस्तुत कर पाओगे। तो देखो उसी तरीके से देखो समझते हुए चलना, क्योंकि अगर इसको रट लिया तो रटने के बाद इसको आप 2-3 दिन के बाद भूल जाओगे, इसीलिए कॉपी पेन पर अपने फॉर्मेट बनाते हुए साथ साथ चलाओ। अब देखो केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर कार्यपालिका कैसे कार्य करती है और क्या क्या उसके पार्ट है। तो देखो केंद्र स्तर पर भी 2 तरह की कार्यपालिका होती है। देखो पहली संवैधानिक कार्यपालिका, इसको क्या बोलते हैं, संवैधानिक। संवैधानिक मतलब औपचारिक, इसी तरीके से वास्तविक, इसी तरीके से राज्य स्तर पर होती है। तो देखो यहाँ भी एक संवैधानिक और एक वास्तविक। अब जो संवैधानिक और वास्तविक हम बोल रहे हैं, इन्हें समझो कैसे विधायिका कार्यपालिका होती है। तो संवैधानिक के अंदर कौन से आ जाएंगे, इधर केंद्र स्तर पर आ जाएंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका के पार्ट होते हैं, और इसी तरीके से इधर मान लो प्रधानमंत्री, वास्तविक कार्यपालिका के पार्ट। वहीं राज्य स्तर पर देखो इधर राज्यपाल, इसी तरीके से इधर देखो मुख्यमंत्री। तो देखो कार्यपालिका इसी के अंदर से जाती है, इसी से मिलकर बनती है। देखो संसद और विधायिका आपस में, यानी कि राज्य स्तर पर देखो, केंद्र स्तर पर पहले ये देखो विधानसभा, लोकसभा के अंदर हमारे यानी कि पूरी संसद के अंदर काफ़ी मेंबर आते हैं, और उसके अंदर उनमें से भी एक कार्यपालिका चुनी जाती है, जिसमें से कुछ मंत्री चुने जाते हैं, और जो मंत्रिमंडल का पार्ट बन जाते हैं उनसे मिलकर बनती है कार्यपालिका। तो देखो जब हर व्यक्ति का यह सपना होता है, जैसे ही वो विधायिका में चुन के आता है, तो वह हमेशा इस चीज़ के लिए एक्साइट रहता है कि मुझे यहाँ से उठाकर कब कार्यपालिका के अंदर डाला जाए, या मुझे यहाँ से शिफ्ट करके कार्यपालिका में रखा जाए। आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र के अंदर भी यही संघर्ष, विधायक स्तर पर सभी MLA इसी स्तर के लिए संघर्षरत हैं, इसी कार्य के लिए कि वह विधानसभा से निकलकर कार्यपालिका यानी विधायिका से निकलकर कार्यपालिका का
पार्ट किसी ना किसी तरीके से बन जाए। क्योंकि देखो विधानसभा से, विधायिका से, यानी कि अगर कार्यपालिका का व्यक्ति पार्ट बनता है तो सीधी सी बात है वहाँ पर अगर वह किसी एमएलए को विधायिका कार्यपालिका का पार्ट बनाया जाएगा तो जैसे ही वो कार्यपालिका का पार्ट बनेगा विधायक, तो क्या होगा, यह पूरे मंत्रालय का बॉस बन जाएगा। और जैसे ही बॉस बन जाएगा तो यानी कि उसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर पूरी की पूरी हायरार्की यानी कि अधिकारी गण होंगे वो सारे सभी का बॉस होगा और सभी को लीड करेगा। या तो आईपीएस या पीसीएस कितने भी अधिकारी हो सब इसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे। तो यानी कि अगर विधायक होगा तो ओनली विधानसभा में जाएगा, बैठेगा, कार्यवाही देखेगा और अपने घर आ जाएगा। लेकिन यहाँ अलग से उसको एक कार्यालय मिलेगा, पूरी की पूरी एक कार्यपालकों की यानी सचिव स्तर की पूरी लॉबी उसको प्राप्त होगी और उस लॉबी के तहत ही वह फिर कार्य करेगा और उनसे अपना कार्य को सुनिश्चित कराएगा। तो इसीलिए जैसे ही विधायिका से कार्यपालिका का पार्ट बनता है तो पावर के साथ साथ उसके पास में अधिक कार्य क्षेत्र और शक्तियां भी साथ साथ आ जाती हैं। इसीलिए हर व्यक्ति विधायिका से कार्यपालिका की ओर शिफ्ट होने की चेष्टा निरंतर करता रहता है। तो यानी कि देखो कार्य विधायक केंद्र के स्तर पर, संवैधानिक औपचारिक यानी कि राष्ट्रपति। तो अब देखो केंद्र स्तर पर भी कार्यपालिका दो तरीके की होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी और एक अस्थायी। उसी तरीके से यहाँ भी दो स्तर की होती है, इधर अस्थायी और अस्थायी, अस्थायी और अस्थायी। देखो कैसे राज्य के स्तर पर भी कार्यपालिका दो तरीके की होती है और केंद्र स्तर पर भी कार्यपालिका दो तरीके की होती है। एक उसी को बोलते हैं अस्थायी, एक को बोलते हैं अस्थायी। तो देखो अस्थायी क्या होती है और अस्थायी क्या होती है। अस्थायी कार्यपालिका जो होती है यानी कि आप जो जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, आईएएस, आईपीएस, वो सारे किस में आएंगे, एक बार सेलेक्ट हो जाए उसके बाद अस्थायी रूप से निरंतर कार्य करते रहेंगे। तो यानी कि वो क्या है, कार्यपालिका का अस्थायी ऑर्गन यानी कि अस्थायी पार्ट कार्यपालिका का ब्यूरोक्रेसी, उसी को बोलते हैं नौकरशाही। यानी कि वेबर जो नौकरशाही है उसका सिद्धांत वेबर थे, एक थिंकर बहुत बड़े, तो उन्होंने इसका सिद्धांत दिया था नौकरशाही का सिद्धांत यानी कि ब्यूरोक्रेसी प्रिंसिपल उन्होंने ही दिए थे। वेबर्स उन व्यक्ति का नाम है, तो याद रखना, कई बार पीटी वगैरह में पूछ सकता है कि नौकरशाही का सिद्धांत किसने दिया था, तो उनका नाम वेबर है। वेबर का नौकरशाही सिद्धांत, वे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत बड़े थिंकर्स हैं। तो जो बच्चे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे वो वहाँ विस्तार से उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो यह हुआ अस्थायी और यह हुआ अस्थायी। अस्थायी हुए तुम्हारे जो मंत्री बनते हैं उनको बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका। उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोकसभा जो हमारे यहाँ होती है, मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति आपने देखा होगा उत्तरदायी होती है। अगर सरकार गिर जाए तो हो सकता है वह जो कार्यपालक बने थे वो 2 दिन ही कार्य कर पाएंगे। यानी कि अस्थायी 1 मिनट का भी उनका कोई भरोसा नहीं है कि यह निरंतर कार्य करते रहें, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक शासन है और बहुमत का शासन होता है। अगर शासन या सरकार गिर जाती है तो तुरंत यह भी समाप्त हो जाते हैं, फिर नई सरकार गठित होती है या वह गठबंधन करके नई सरकार का गठन करती है। उसके तहत राष्ट्रपति फिर जिसके भी पास अधिक एमपी होंगे उसी को बोलेगी सरकार बनाओ अपनी और अपना बहुमत साबित करो, एक समय देते हैं राष्ट्रपति साहब। उसी तरीके से राज्य स्तर पर अगर कोई सरकार गिर जाती है तो फिर उसी समय अलायंस करके सरकार बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और वहाँ पर राज्यपाल किसी भी एक पार्टी को वहाँ बोलते हैं जिसके पास अधिक विधायक हों। परंपरा के हिसाब से वैसे तो अपने विवेकानुसार भी राष्ट्रपति या राज्यपाल इस स्टेप को ले सकता है। तो उसी तरीके से देखो ये अस्थायी कार्यपालिका और ये अस्थायी कार्यपालिका। तो ये इधर आ जाएंगे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर और इधर आ जाएंगे आपके मंत्री लोग यानी कि अस्थायी लोग। उसी तरीके से राज्य के स्तर पर भी इधर आ जाएंगे आपके प्रोविंसेस सिविल सर्विसेज यानी कि पीसीएस, और इसी तरीके से इधर आ जाएंगे आपके विधायक यानी कि जो विधायक से मंत्री बनकर आएंगे, कार्यपालिका का पार्ट बनेंगे, वह व्यक्ति यहाँ आपके यहाँ आ जाएंगे। उसी तरीके से देखो फिर अब बची आपकी न्यायपालिका क्या है, थोड़ा आगे को इसको शिफ्ट कर लेते हैं। न्यायपालिका हमारे यहाँ ये बात ध्यान रखना, यहाँ तो इनमें से ही प्रश्न जुड़ा होता है क्योंकि इससे भी निकल कर आते हैं जो व्यक्ति जो विधायिका का पार्ट बनते हैं। तो जो जितने भी विधायक हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, जो कार्यपालिका का पार्ट बनते हैं, विधायिका से ही कार्यपालिका के अंदर
आते हैं। उसी के साथ साथ देखो क्या होता है, यह हुआ पूरा। देखो न्यायपालिका, न्यायपालिका सर्वोच्च स्तर पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे फिर क्या होता है, हाई कोर्ट, उसके नीचे फिर स्तर पर क्या हायरार्की में इसके जो पद सोपान में आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट के नीचे फिर आता है आपका सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट, और उसके नीचे कुछ और जो रीजनल स्तर पे छिटपुट, जैसे मोबाइल कोर्ट या महिला हेल्पलाइन कोर्ट, उस तरीके से आती है, वो रीजनल स्तर पर कार्य करती है। तो सर्वोच्च निर्णय सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट राज्य के स्तर पर कार्य करती है, वहीं सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों पर ही वहाँ सुनवाई करती है। तो यह औचित्य अनुचित्य का अंतर करती है, क्या अनुचित और क्या उचित है, उसी के तहत अपने निर्णय लेती है। उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान भी करती है। इसीलिए इसको कार्यपालिका से भिन्न भी किया गया है। और बाकायदा हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 50 क्या बोलता है, अनुच्छेद 50 बोलता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यह हमारा संविधान के अंदर अनुच्छेद दिया गया है। अपनी बुक्स में ओपन करके उसको देखना। अनुच्छेद 50 यही बात बोलता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि इनमें आपस में सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, तभी यह इसके कार्यों को उचित अनुचित समझेगा और उसी के अनुरूप अपना कार्य करेगा। तो आपने देखा होगा जैसे सीए को लेकर विधायिका ने कानून बनाया और वहीं कार्यपालक यानी राष्ट्रपति साहब ने सिग्नेचर किया उस पर, और कानून बनकर जैसे ही लागू हुआ तो यानी कि आम जनता में कुछ नागरिकों के अंदर प्रोटेस्ट किया उसी ने, और उसी के अंदर आक्रोश भी आया। तो यानी कि वह कहाँ जाएगा, वह गया सुप्रीम कोर्ट में। अभी सुप्रीम कोर्ट में वह चीज़ चल रही है, तो यानी कि उसको यहाँ चैलेंज किया गया। अब यह उचित है या अनुचित है, तो इसका निर्णय किसका होगा, न्यायपालिका का निर्णय होगा। उसी तरीके से आपने देखा होगा अगर कोई विधायिका नियम या कानून के बाहर जाकर कुछ भी कार्य करती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करती है, नियंत्रण, अपनी शक्ति का प्रयोग करके उस पर नियंत्रण करती है। कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट बिना किसी अपील दलील के दिए भी किसी व्यक्ति के सत्य संज्ञान लेकर भी जन कल्याण के हित में कार्य करती इन दोनों बॉडी को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। अब आपने देखा होगा कि यह सवाल यहाँ से इस तरीके से बनता है कि न्यायपालिका की सक्रियता बढ़ती जा रही है। तो यानी कि न्यायपालिका की सक्रियता बढ़ती जा रही है, मूल्यांकन कीजिए वह किस तरीके से सक्रियता बढ़ती जा रही है। अब उसी के तहत थोड़ा सा ब्रीफिंग देख लीजिएगा कि कैसे उसकी सक्रियता बढ़ती जा रही है। इस तरीके से मेंस के प्रश्न समय समय पर आते जाते हैं। तो देखो जैसे हमारे यहाँ संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनेंगे वह एक NJAC के तहत बनेंगे, यानी कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट एक्ट के तहत बनेंगे। तो यानी कि हमारे यहाँ जबकि व्यवहार में अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनते हैं या हाई कोर्ट के जो जज बनते हैं वह जजों के समूह के द्वारा अपॉइंट होते हैं, यानी कि कॉलेजियम उसको बोलते हैं। तो उसी के द्वारा हमारे यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर जजों की नियुक्ति होती है। तो जब प्रधानमंत्री साहब सन 2014 में बने और वहीं एक कानून लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि हमारे यहाँ जो जजों की प्रक्रिया है यह सही नहीं है, तो यानी कि एक नियम बनाया, कानून बनाकर पास किया और नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट एक्ट लेकर आए NJAC, और सुप्रीम कोर्ट में उसी को चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको तुरंत खारिज कर दिया गया कि यह कार्य न्यायपालिका के अंदर विधायिका का हस्तक्षेप है। उसने अपनी सक्रियता दिखाते हुए उस नियम कानून को निरस्त कर दिया गया। तो अभी क्या चलता है हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनते हैं वह कॉलेजियम के द्वारा ही बनने हैं। जो बनाया था नियम कानून उसको इसने मिसकैरेज कर दिया। तो यानी कि अगर देखा जाए तो विधायिका और न्यायपालिका में भी आपस में भी क्या अंतर संबंध है और कैसे ये उसको नियंत्रित करती है और वो इसको नियंत्रित करती है। तो उसी स्तर पर अगर देखा जाए तो पॉलिटी और राज्य व्यवस्था, इसी में ही आप बेसिकली ब्रीकी से अंतर कर सकते हो, जो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि पॉलिटी में और राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान में क्या अंतर है। तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा बेसिकली यही अंतर है। संविधान में तो हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि जजों की नियुक्ति कैसे होगी, NJAC के द्वारा होगी, लेकिन व्यवहार में क्या हो रही है, कॉलेजियम के द्वारा। तो इसी को बोलते हैं पॉलिटी, और जो लिखा हुआ है उसी को बोलते हैं संविधान। तो जो जितनी भी मार्केट में आपको बुक मिलेगी ज़्यादातर भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से मिलेगी, पॉलिटी के नाम से मिलेगी। तो पॉलिटी हमारा बेसिकली हमको पढ़ना होता है। उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन हम जो पढ़ते हैं वो बियर एक्ट वगैरह में आर्टिकल देखकर उसके अंदर ही
कुछ चीज़ें दी होती हैं, वहाँ से पढ़कर फिर अपनी बुकों में राजव्यवस्था के अंदर भी जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो सभी बुकों के अंदर दी हुई हैं। तो कोई भी बुक अगर परचेज करनी हो तो अगर क्वालिटी की आप बुक लोगे तो लक्ष्मीकांत बुक सभी बच्चे परचेज कर लेना, क्योंकि बेस्ट है। और अगर आप कोई और भी बुक लेनी चाहो, आपको अच्छी लगती हो तो ले सकते हो। यानी कि ये आपने आज फॉर्मेट जितना भी पढ़ा है इसको बेसिकली अपने माइंड में सेटअप कर लेना, और यहाँ से कोई भी किसी भी तरीके का प्रश्न अगर आ जाए तो उसी से आप आराम से टकरा जाओगे और उसका सॉल्यूशन कर दोगे, क्योंकि इससे आसान तरीका कोई समझाने का मैं उचित नहीं मानता। कि अगर मैं इसको एक एक शब्द करके तुम्हें पढ़ाता तो यानी कि हो सकता था कंफ्यूजन क्रिएट तुम्हें हो जाता, तुम रटते इस लोग पूरे के पूरे फॉर्मेट को फेल हो जाते। तो इसीलिए इसको रटना नहीं है। ये देख लेना कि राज्य किस चीज़ से मिलकर बनता है, निश्चित भूभाग, जनता, सरकार, संप्रभुता। उसी के स्तर पर जो संप्रभुता हमने पढ़ा दिया, जनता आपको पता है और निश्चित भूभाग पता है, तो सरकार का नहीं पता था। इसी पे आज हम लेक्चर लेकर आए, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। विधायिका के स्तर पर केंद्र और राज्य, और उसी स्तर पर देखा जाए तो कार्यपालिका में केंद्र और राज्य, और न्यायपालिका का आपने पढ़ ही लिया अलग से। तो यानी कि ये पूरा का पूरा तुम्हारा अगर कुछ भी आ जाए सरकार के ऊपर लिखने पर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिका के अंतर संबंधों को यहाँ से एक एक पैरा बनाकर इन सभी शब्दों को आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के साथ नया टॉपिक लेकर आएंगे।